करते हैं। काशी के अगर देखें आज के 10 साल पहले सड़कों पर जो है अब वो कहावत मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सांड घूमा करते थे। यहाँ कहा जाता था कि सांड और सन्यासी सड़कों पर बहुत आए तो आपको दिखेंगे, लेकिन आज काशी का सौंदर्यीकरण हुआ, वो भी काशी की मूल आत्मा को संजोकर। और सबसे बड़ी बात ये जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं नामांकन करने के लिए। पहली बार जब 2014 में उन्होंने नामांकन किया था तो उन्होंने बड़ौदा से भी नामांकन किया था और काशी से जब जीते थे तो बड़ौदा की सीट उन्होंने छोड़ दी थी। 2019 में उन्होंने काशी को ही चुना और उसके बाद यहाँ किसी अन्य क्षेत्र पर नामांकन नहीं किया। आज फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी का सम्मान करने के लिए पहुंचे और उसी तरीके का सम्मान कल शाम को काशी की जनता ने जनज्वार के रूप में यहाँ पर किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विकास कार्यों के लिहाज से, काशी की आध्यात्मिकता को संजोकर लिहाज से और साथ ही साथ जो भारत भारतीयता के गौरव के केंद्र के रूप में स्थापना का भाव है और लोगों में जो स्वत्व और शक्ति का बोध का हुआ है वो कहीं ना कहीं जनादेश के रूप में दिखता है जब समूचे उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2019 में अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है और इस बार वो इस कोशिश में है कि हम इस प्रदर्शन को भी दोहराएं, इससे बेहतर करें और अपनी सीटों को बढ़ाएं। क्या जनादेश होगा ये निश्चित तौर से तय करेगी जनता जब जनादेश आएगा, लेकिन ये है कि केवल काशी ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से आने से समूचा पूर्वांचल, समूचा उत्तर प्रदेश और समूचे देश को एक नया संदेश मिलता है। अश्विनी हमारे साथ बने रहिए और जो प्रस्तावक हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम तक पहुंचाइए। अब हमारे साथ मदन जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। विकास की अगर हम बात करें मदन जी, तो बहुत सारी नई परियोजनाओं की भी शुरुआत काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने की, चाहे वो बनासकांठा आपको याद होगा दुग्ध जो संयंत्र है उसको स्थापित करना हो, उर्वरक के जो फैक्ट्रीज हैं उनको स्थापित करना हो, बहुत सारी जो विकास के कार्य हैं उनको भी एक सांसद के तौर पर उसी मनोयोग के जाते हैं। वाराणसी के अलावा भी दूसरी जगह कहीं बड़े मंदिरों में जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं या किसी और मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, तो उसका बाद में क्या इम्पैक्ट होता है वहाँ पे जो टूरिस्ट का जाने का सिलसिला है पूरा देश के कोने कोने से, सिर्फ ये नहीं कि वाराणसी सिर्फ नॉर्थ इंडिया का एक तीर्थ स्थल है, वो पूरी दुनिया का है, लेकिन बढ़ोतरी देखी जाती है। तो देश के हर स्तर से वहाँ पे टूरिस्ट के जाने का सिलसिला संख्या एकदम बहुत तेजी से बढ़ने लगी। तो उसका जो फायदा वहाँ की लोकल इकोनॉमी को है, जहाँ पर 40 लाख टूरिस्ट सालाना जा रहे थे वो 7 करोड़ हो गए, तो वहाँ पर वो रहेंगे, प्लेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, ऑटो यूज करेंगे, टैक्सी यूज करेंगे, होटल में रुकेंगे, खाना खाएंगे, तो इससे जो वहाँ स्थानीय इकोनॉमी को एक बूस्ट मिला है, जो लोगों का वहाँ पर रोजगार बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। और ये कोई तीर्थ स्थल से स्थानीय इकोनॉमी को का बढ़ने का सिलसिला सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया के कई देशों में है, जहाँ पर एक कोई सिटी में तीर्थ स्थल है और वहाँ पे देश भर से या पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, ऐसा कई देशों में है और ये हमारे देश में भी है। और अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो हमें याद है कि जब यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था तो सारे तीर्थ स्थल उत्तराखंड में चले गए थे, जो हिल एरिया थे वो भी उत्तराखंड में चले गए थे। तो उसमें ये चिंता व्यक्त की गई थी उत्तर प्रदेश के पास कोई टूरिस्ट प्लेस तो रह ही नहीं गया आगरा के अलावा, तो उस समय अयोध्या में जो राम मंदिर भी नहीं बना था, तो अब वाराणसी एक बड़ा तीर्थ स्थल बन गया और जो अयोध्या तो एक तीर्थ स्थल बन ही रहा है जब से वहाँ पर मंदिर बना है। तो मुझे लगता है कि ये जो उसका एक फायदा है, एक स्थानीय इकोनॉमी को इसका जो फायदा हो रहा है, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, जिस तरह से पर्यटन टूरिज्म को एक नई दशा उसकी बदल दी, और साथ ही जिस तरह की सुविधाओं की हम बात करते थे कि विदेशों में हम जाते हैं जो सुविधाएं हमें मिलती हैं, आज वही सुविधाएं भारत के इन विभिन्न शहरों में मिल रही हैं। जो हमारे संवाददाता इस वक्त बता रहे थे, जब हम स्वीकार्यता और लोकप्रियता की बात कर रहे थे कि विभिन्न वर्गों में का जुड़ाव जो है प्रधानमंत्री के साथ, किस तरह से देखते हैं जो एक राजनीति में जो एक बड़ा बदलाव, आज वो विभाजनकारी राजनीति को छोड़कर मुद्दों की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, विभिन्न जातिगत वोटर्स की जगह पर यहाँ पर एक नया वर्ग निकल कर आया, हम कह सकते हैं एक लाभार्थी वर्ग, जो कि एक बड़ा वोट बैंक है। बिल्कुल। देखिए, कुछ ये एक आप इसका बीजेपी का अगर हम देखें तो बीजेपी ने हमेशा एक तो जो जन कल्याणकारी योजना है वो निचले तबके को ध्यान में रखते हुए बनाई है, ताकि जो वास्तव में जरूरतमंद है उसको सीधे योजनाओं का लाभ पहुंचे। दूसरा, बीजेपी ने उनका सरकार ने उनका लगातार फॉलोअप किया है, क्या वो लाभ उन तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती थी कि योजनाएं तो आ रही हैं, कागज पर आ रही हैं, लेकिन जमीन पर पहुंच रही हैं कि नहीं। लेकिन जो डीबीटी होता है जिसमें पैसा डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, या जहां पर आधार का यूज होता है कि बगैर अंगूठा लगाए आपको राशन नहीं मिलेगा, तो इससे बड़ा फायदा हुआ है। इससे जो मिसयूज उसका होता था वो करीब बहुत कम रह गया, नहीं के बराबर रह गया। मुझे लगता है कि 1-8% रह गया, वो तो रह गया, मुझे लगता है। नहीं तो कभी किसी ज़माने में ये तक कहा जाता था कि 15% ही लोगों के पास पहुंचता है, 85% नहीं पहुंच पाता है, वो दलालों के पास पहुंच जाता है या उसका मिसयूज हो जाता है। लेकिन आज वो चीज़ आईटी के इस्तेमाल से वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो जो लाभार्थी है
हमेशा लाभार्थी से बीजेपी ने संवाद किया है। प्रधानमंत्री खुद कई मौक़ों पर संवाद करते हैं, वो अपने मन की बात में भी लाभार्थी से कई बार बात करते हैं। तो लाभार्थी को उन्होंने अपने एक वोट बैंक में भी बदला है। तो जो लाभार्थी है, जिसको सीधे लाभ पहुंचा है, वो आज बीजेपी का समर्थक भी है और वो वोट भी करता है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें कोई बुराई नहीं है, एक अच्छी बात है कि एक तो यह है कि लाभार्थी को फायदा हो रहा है, दूसरा अगर लाभार्थी को फायदा होगा तो जरूर जिस सरकार की योजनाओं से फायदा होगा तो उसके साथ वो खड़ा होगा। बिल्कुल, यहाँ पर चुनावों में प्रस्तावों की भूमिका बेहद अहम है और प्रधानमंत्री के जो भी प्रस्तावक रहे हैं पिछले चुनावों में भी, वो भी लगातार चर्चा में रहे और इस बार भी चर्चा में हैं जो भी नाम सामने आ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं कि इस चीज़ को भी बहुत ही बारीकी से यहाँ पर आपने कहा कि प्रधानमंत्री जो भी करते हैं काफ़ी तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ, तो प्रस्तावों को लेकर भी बहुत ही मंथन ये मुझे लगता है होता हुआ दिखता है कि किन किन को चुना जाएगा उस प्रस्तावों के तौर पर। नहीं, मुझे देखिए, हमने बहुत सारे आयोजन देखे, प्रस्तावक का भी देखे हैं पिछले 2 चुनावों में। देखिए, जब पार्लियामेंट हाउस बना तो जिन लोगों ने पार्लियामेंट बनाने में भूमिका निभाई थी, तो उन लोगों को वहाँ पर उनको स्पेशली जिस दिन उद्घाटन हुआ था तो उनको बुलाया गया था। बिल्कुल, हम तस्वीरों भी देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री का कलेक्ट्रेट ऑफिस से, वाराणसी से यहाँ पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। गणेश्वर शास्त्री जी, प्रधानमंत्री मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं मंत्री के नामांकन की लोकसभा में स्थान करने के लिए कलेक्ट्रेट वाराणसी से तस्वीरें और तीसरी बार नामांकन दाखिल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और आज वो नामांकन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करते हुए उनके साथ उनके प्रस्तावक के तौर पर गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और बैजनाथ पटेल मदन मोहन जयरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और सभी की निगाहें इस बार भी थी कि कैसे अपना नामांकन ये भरेंगे, कौन होंगे वो प्रस्तावक। और प्रस्तावक के तौर पर हम इस बार देख रहे हैं कि यहाँ पर जो काफ़ी अहम होते हैं, यहाँ पर पंडित ज्ञानेश्वर शास्त्री जी मौजूद हैं, साथ ही बैजनाथ पटेल जी को भी हम देख रहे हैं, संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता वो रहे हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं कि ये भी एक यहाँ पे जो संदेश देते नजर आते हैं प्रधानमंत्री अपनी हर एक गतिविधि के साथ? नहीं, मैंने हमेशा ये नोट किया कि जब भी कोई बड़ा आयोजन वो करते हैं तो जो निचले तबके का कार्यकर्ता है, चाहे वो निचले तबके का व्यक्ति है, उसको हमेशा सम्मान देते हैं। जो सबका साथ सबका विकास की बात कहते हैं वो भी इस बात पे लागू होती है। जैसे हमने देखा कि पार्लियामेंट की जब नई बिल्डिंग बनी थी, जो मजदूर थे वहाँ पे, उनको वहाँ पे बुलाया गया था, तो उसका उद्घाटन हुआ था। इसी प्रकार हमने देखा 26 जनवरी जब गणतंत्र दिवस समारोह हमारा होता है, तो वहाँ पर बहुत सारे सफाई कर्मचारी और दूसरे जो एक निचले तबके के लोग होते हैं, उनको वहाँ पर बुला के और सम्मान के साथ उनको पहली सीट पर बिठाया जाता है, उनके लिए सीटें रिजर्व की जाती हैं। इसी प्रकार मैंने कई और कार्यक्रमों में देखा था कि पिछली बार जो उनके प्रस्तावक थे, उसमें भी काफ़ी लोग इस तरह के थे जो एकदम बहुत ही एक अंतिम छोर के व्यक्ति थे, तो उनको सामने ला के एक प्राथमिकता के साथ अपना प्रस्तावक बनाना या उनको एक मंच पर सम्मानित करना, तो ये दर्शाता है कि आप हर व्यक्ति को साथ लेके चलने की मंशा रखते हैं। जैसे सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी का एक स्लोगन भी है, और वो सिर्फ स्लोगन नहीं है, तो उसको चरितार्थ करके भी दिखाया जा रहा है, और ये प्रधानमंत्री के स्तर पर हो रहा है और खुद वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री खुद ये कर रहे हैं तो उनकी पार्टी के लोग, उनके सरकार के दूसरे मंत्री, वो भी उसको फॉलो करते हैं, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, जो कि राम जन्मभूमि की जो पूरी प्रतिष्ठा हुई भगवान श्री राम की, वहाँ भी उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई और मुहूर्त के तौर पर जो समय उन्होंने निश्चित किया था, संपूर्ण प्रक्रिया में वो बहुत ही तन्मयता के साथ शामिल रहे और काशी के विद्वत जनों में गिने जाते हैं। हालांकि वो तमिलनाडु से आते हैं, द्रविड़ अपने साथ अपने नाम के साथ लगाते हैं और वो आज मुख्य प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री के साथ पहुँचे और उन्होंने आज नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। और साथ ही साथ बैजनाथ पटेल, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, तो संघ के कार्यकर्ताओं को भी साथ में लेकर के चलना, साथ ही साथ काशी जिसके लिए जाना जाता है अपनी विद्वता के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और एक प्रतीक के तौर पर ज्योतिष के प्रकांड विद्वान के तौर पर काशी जिसे आज जानती है शास्त्री जी को, वो आज मुख्य प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार आज सुबह से ही सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री के साथ रहे। आज काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन के समय भी वो वहाँ पर मौजूद थे। अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। राम मंदिर की प्रतिष्ठा के दौरान भी आपने गणेश्वर शास्त्री जी को देखा और आज एक प्रस्तावक के तौर पर क्या संदेश निकलता है आज इस नामांकन प्रक्रिया से? निश्चित तौर से अजय, अगर देखें तो पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ सबसे समादृत और सबसे ज़्यादा बड़े ज्योतिषी और प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। समूचे काशी में और समूचे विद्वत परिषद में और समूचे संस्कृत के विद्वानों में इनका विशेष स्थान है। अगर बात राजनीतिक संकेत की करें तो द्रविड़ घनपाठी, वेद घनपाठी ब्राह्मण परिवार से आते हैं। दक्षिण के जो ब्राह्मण परंपरा है उसमें सर्वोच्च ब्राह्मण परंपरा से ही आते हैं। भाजपा का सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो दक्षिण पर इस बार रहा, क्योंकि दक्षिण भारत से जो सीटों को और ज़्यादा संभावना वो तलाश रहे थे कि किस तरीके से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और अन्य आंध्र प्रदेश राज्यों में अपना जनाधार बढ़ा सके, क्योंकि
भाजपा का दक्षिणा पथ अभियान जो था वो कहीं ना कहीं कर्नाटक तक सिमटा हुआ था। राजनीतिक रूप से अगर देखें तो आपकी उत्तर और दक्षिण को साधने और जोड़ने की कोशिश है। अगर सांस्कृतिक रूप से आप देखें तो जो शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद अभिनव प्रयोग किया काशी तमिल संगमम का, इसी तरीके का सोमनाथ तमिल संगमम गुजरात में किया गया। जो उत्तर दक्षिण की जो खाई थी, जो कहीं आर्य और द्रविड़ की खाई थी, जो सो कॉल्ड ऐसे नैरेटिव चलाए जाते थे, वो भी ध्वस्त किए जाने का साक्षात प्रमाण है जिस तरीके के यहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन किए गए। हाँ, इस सांस्कृतिक आयोजनों को जो राजनीतिक फल और फलीभूत होंगे वो विशिष्ट तरीके से देखना होगा कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से लाभ मिलता है। और एक चीज़ बताएं, अगर पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी की अगर बात करें तो कल भी हमने उनसे जब बात की तो आज उन्होंने बताया कि जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। आनंद योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला योग है और इस समय में किए गए कार्य व्यक्तिगत रूप से तो फलीभूत होते हैं, साथ ही साथ नेतृत्व मिलने पर सभी संकटों को समाप्त करने वाला योग बनता है। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और बैजनाथ पटेल को अपना प्रस्तावक बनाया है तो इसमें हमारी उस परंपरा को भी कहीं ना कहीं हम नतमस्तक करते हैं, जहाँ पर हम विकास और विरासत की बात करते हैं, समाज को हम जोड़ने की बात करते हैं, जिस हमारा ऐसा समाज जो कि सबको समेकित और समग्र रूप में लेके चलता है। जब हम ये कहते हैं संगच्छध्वम संवद्धध्वम समो मदान से जानताम, जो हमारे वेद वाक्य हैं, तो किसी भी तरीके से जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का जो राजनीतिक प्रयोग है वो यहाँ पर दिखता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक समग्र समावेशी नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचते हैं। एनडीए का पूरा कुनबा यहाँ पर है। तो राजनीतिक रूप से अनेक परिणाम, राजनीतिक रूप से अनेक यहाँ से निष्कर्ष जाते हैं और क्या कुछ इसके फलीभूत निष्कर्ष निकलेंगे वो जनादेश में पता चलेगा जब गिनती होगी। लेकिन उत्तर दक्षिण के जो खाई थी वो भी कहीं ना कहीं पटती हुई दिख रही है। जब उत्तर भारत से पश्चिम भारत के जन्म लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर काशी को अपनी कर्मभूमि बनाते हैं और यहाँ पर उनके प्रस्तावक दक्षिण भारत से 4 पीढ़ी से यहाँ पर अपने को समाहित कर दिए जाने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री बनते हैं। अजय, लेकिन अश्विनी, आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी जब 2019 के अर्ध कुंभ में जब अचानक प्रधानमंत्री ने चरण प्रक्षालन किया और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया निषाद समाज का, और आज देखिए फिर से ओबीसी समाज के बैजनाथ पटेल उनके साथ में हैं। ये जो आपने एक बड़ी बात कही कि विकास तो ठीक है, वो तो हर जगह करते ही हैं, लेकिन सभी जातियों को साध करके एक साथ सबको लेकर के चलना, ये प्रधानमंत्री मोदी की नीति के केंद्र में है और किसी को भी नाराज नहीं करते और सभी को उचित सम्मान जो समाज में मिलना चाहिए। वो दृश्य भी आपको याद होंगे जब काशी कॉरिडोर के निर्माण के बाद श्रमजीवियों पर उन्होंने पुष्प वर्षा की थी। तो ये भी एक उनके व्यक्तित्व को दिखाता है और शायद जनता भी इस बात को समझ रही है बहुत अच्छी तरीके से कि वो जो पहले केवल जाति की राजनीति होती थी, जातियों को साधना तो सबके साथ सबका विकास के साथ में पीएम मोदी रखते ही हैं और उसके साथ साथ विकास के नए मंत्र को लेकर भी आगे चल रहे हैं। निश्चित तौर से अजय, देखिए, जातियों को साधना, जातियों की राजनीति करना, जातियों की राजनीति से कुर्सी हासिल करना और उस कुर्सी का उपयोग अपने परिवार के लिए, अपने वंशवृक्ष के लिए, अपने हित कुटुंब और मित्रों के लिए प्रयोग करना, ये राजनीतिक दलों का उत्तर प्रदेश और बिहार में शगल है। इतिहास इसका गवाह है, जनादेश इसका गवाह है। पीढ़ी की पूरी ऐसे कुनबे तैयार हुए हैं जातीय आधार पर उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्योंकि विशिष्ट जात का वोट बैंक की राजनीति करते हुए उन्होंने जाति समीकरणों को साधते हुए यहाँ पर सत्ता भी हासिल की। लेकिन इन सबसे अगर देखें, सामाजिक चेतना जगाने की बात, सामाजिक रूप से सम्मान देने की बात, सामाजिक रूप से उनको स्थापित करने की बात, सामाजिक रूप से उनको जो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से नहीं कहेंगे लेकिन जो राजनीतिक अस्पृश्यता कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की अनेक वर्गों के प्रति जो गुटबंदी थी उसको भी समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जब वो पांव पखारते हैं स्वच्छाग्रहियों का, जब वो श्रमजीवियों का सम्मान करते हैं, जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रमजीवियों का सम्मान करते हैं और अयोध्या के भगवान श्री राम के मंदिर में जटायु की प्रतिमा पर जाकर वो पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, यानी कि शबरी की मूर्ति वहाँ लग दी है, जटायु की मूर्ति वहाँ लग दी है, महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति भगवान श्री राम के मंदिर में लग दी है। भगवान श्री राम का मंदिर हमारे आध्यात्मिक चेतना का केंद्र तो है ही, लेकिन वो सांस्कृतिक सामाजिक सौहार्द का एक शक्तिपुंज भी बने, उसका भी निर्माण कार्य लगातार वहाँ पर चल रहा है राम मंदिर परिसर में। जिस तरीके से तो जो रूढ़ियाँ थी, जो रूढ़ियाँ जिसमें कहीं ना कहीं लोगों में एक मनभेद रहता था, सामाजिक रूप से समादृत नहीं होती थी बहुत सारी जातियाँ, उनको भी वो रूढ़ियों को भी तोड़ा है
और सबसे बड़ी बात ये, उनको समाजिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण करके उनको मुख्य धारा में लाया गया है और सबको समावेशी रूप से समान प्रतिनिधित्व भी दिया गया है। जिस तरीके से अगर देखें, एक विशेष वर्ग का या दो केवल जातियों को मिलाकर या कुछ संप्रदायों को मिलाकर राजनीतिक दल का स्वरूप आज भाजपा का नहीं है, वो पूरा का पूरा एक समावेशी स्वरूप है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों में दिखता है, नीतियों में दिखता है, नीयत में दिखता है, आज यहाँ पर नामांकन में दिख रहा है, यहाँ के प्रस्तावकों में दिख रहा है। और जो एक सर्व समावेशी और सर्वस्पर्शी स्वरूप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो भी यहाँ पे दिखता है। अजय। बिल्कुल अश्विनी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अगर हम प्रस्तावकों की यहाँ पर बात कर रहे थे तो 2014, 2019, 2024 यहाँ पर गिरधर मालवीय से लेकर शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र, वहाँ पर बुनकर अशोक कुमार, और हम बात करें तो जो तमाम विभिन्न वर्गों से यहाँ पर प्रस्तावक आके जुड़ते हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि आज सुबह बेहद भावुक होकर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया था और अब ऐसा महसूस होता है कि गंगा माँ ने मुझे गोद ले लिया है। जो लगातार ये जो काशी के साथ जो रिश्ता बना हुआ है प्रधानमंत्री का, वो और जो उसका रंग है वो और प्रगाढ़ और गाढ़ा होता जा रहा है। सबसे एक महत्वपूर्ण बात आप क्या मानते हैं, आपको लगता है वहाँ काशी वासियों के बीच में रहते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता उनके बीच जब आता है एक सांसद के रूप में, किस तरह से वो उससे जुड़ते हैं और ये जो एसोसिएशन है, ये जो प्यार है, ये जो सम्मान है, वो उसी तरह से बरकरार और भी बढ़ता हुआ। निश्चित तौर से जया, अगर देखें तो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक जो हमारा केंद्र है, उसको सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काशी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का कार्य, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को काशी ले आने का कार्य, चाहे वो शिंजो अबे को काशी दर्शन और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती कराने की बात हो, या फिर फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा की यहाँ की यात्रा हो, या फिर G20 के दौरान बहुत सारे यहाँ पर कमिटीज़ और उनकी बैठकों का सिलसिला हो। काशी एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से प्रतिनिधित्व करने के बाद वो स्थापित हुई है। और सबसे बड़ी बात ये देखें तो काशी आज के 10 साल पहले अगर देखें तो काशी को आदर बहुत प्राप्त था, सम्मान बहुत प्राप्त था, आस्था अगाध थी लोगों की, लेकिन काशी में वो आधारभूत संरचनाओं का अकाल था। चाहे अगर देखें आज रेलवे की बात हो, हवाई अड्डे की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा है, रेलवे के जो टर्मिनल्स हैं, यहाँ का जो एक वाराणसी स्टेशन के अलावा अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए। शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ गए हैं, शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, आज प्रधानमंत्री से एक सीधे तौर पर सवाल किया गया कि राम मंदिर इन चुनाव में एक मुद्दा है या नहीं है। प्रधानमंत्री ने दो टूक मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये श्रद्धा का मुद्दा है, ये चुनाव का मुद्दा न पहले था, न आज है, न कभी रहेगा। ये तो देश की सांस्कृतिक जड़ों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन क्या जमीन पर राम मंदिर, क्या आपको जनता के बीच एक मुद्दा दिखाई दे रहा है या लोग इससे मुद्दा नहीं मानते? शैलेंद्र, देखिए, बीजेपी हमेशा ये कहती रही है कि राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो एक आस्था का विषय है। और बीजेपी हमेशा से कहती रही कि वो राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में है। जनता के बीच ये जरूर एक तरह से देखें एक संदेश गया है कि जो बीजेपी कहती रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद उसका मार्ग प्रशस्त हुआ और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और हम जानते हैं कि आज पंडित शास्त्री मुख्य प्रस्तावक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। देखिए, 3 बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं से अलग बनाती है। उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट है, न केवल अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ